Hello and welcome students. This side Sumit Samtani. Welcome to my accounts online classes. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम लोग क्लास 11th एंड क्लास 12th अकाउंटेंसी के कई सारे टॉपिक्स को लगातार डिस्कस करते रहते हैं। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 12th अकाउंटेंसी का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। इस चैप्टर से एक कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाना सिखाया जाएगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट में कैश या बैंक अकाउंट भी हम उसमें बनाएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा था कि किस प्रकार हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, जिससे कि हम आगे इसी प्रकार की और वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, आज हमने एक क्वेश्चन लिया है जो कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट बनाना होगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। A, B and C were equal partners. On 31st March 2020, their balance sheet stood as, बैलेंस शीट में आपको दिया है क्रेडिटर्स, फिर रिजर्व्स, देन कैपिटल्स दी हैं A, B एंड C तीनों की, फिर एसेट साइड में आपको कैश दिया है, स्टॉक दिया है, डेटर्स दिया है, लोन टू A। लोन टू A मीन्स ये लोन फर्म के द्वारा A को दिया गया है, यानी कि फर्म की एसेट है। फिर इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सारी एसेट्स आपको दी हैं। और इन एसेट्स को कैसे सेटल किया गया है वो सब आपको एडजस्टमेंट में दी हैं। एसेट्स का भी सेटलमेंट और लायबिलिटीज़ का भी सेटलमेंट किस तरीके से किया गया है वो सब आपको बैलेंस यहाँ पर एडजस्टमेंट्स में दी हैं। और लिखा है द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन द अबव डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो 31 मार्च 2020 को फर्म डिसॉल्व हो रही है और आपको ये फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस दी हैं। अब आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड कैश अकाउंट बनाना है, और इन अकाउंट्स को सेटल करके भी दिखाना है, यानी कि इन सारे अकाउंट्स को क्लोज करके भी दिखाना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में दो कॉलम होते हैं, एक डेबिट साइड, दो साइडेड होती हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में दो कॉलम होंगे आपके पर्टिकुलर्स, पहला पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, देन पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट। अब इसके बाद सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था कि हमें सारी जो भी एसेट्स हैं उनके अकाउंट्स को क्लोज करके रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करना है, और इनमें ऐसी एसेट्स को छोड़ देना है जिनसे कोई कैश रियलाइज़ नहीं होगा या जो ऑटोमेटिकली कैश में ही कन्वर्टेड है। तो इसमें हम कैश को छोड़ देते हैं, और कोई भी पार्टनर से संबंधित लोन अगर होता है तो मैंने बताया था उसको भी हम ट्रांसफ़र नहीं करते, क्लोज़ नहीं करते रियलाइजेशन में डाल के, उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल के क्लोज़ करेंगे। इसके अलावा सारी एसेट्स को हम यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए सबसे पहले स्टॉक को हम ट्रांसफ़र करेंगे टू स्टॉक, और ये उस एसेट के नाम से ही ट्रांसफ़र करेंगे और बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र करेंगे। बुक वैल्यू कितनी है? 20,100। फिर इसके बाद दूसरी एसेट्स आपको दी है डेटर्स 62,600, तो यहाँ लिखेंगे टू डेटर्स, अमाउंट है 62,600। इसके बाद लोन टू ए आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे क्योंकि ये पार्टनर से रिलेटेड है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होके बंद हो जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे टू इन्वेस्टमेंट्स, ये हम अकाउंट क्लोज़ कर रहे हैं इन सारी एसेट्स के रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करके। तो 16,000 इन्वेस्टमेंट के ट्रांसफ़र कर दिए। उसके बाद फर्नीचर को ट्रांसफ़र करेंगे टू फर्नीचर, फर्नीचर 6,500 का यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद बिल्डिंग को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, बिल्डिंग के अकाउंट को ट्रांसफ़र करके बंद कर देंगे 23,500। तो आपने जो जो एसेट्स ट्रांसफ़र हो सकती थी वो हमने ट्रांसफ़र करके उनके अकाउंट क्लोज़ कर दिए।
अब लाइबिलिटीज़ में देखेंगे कि जो आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ होंगी उनको हम यहाँ ट्रांसफ़र करके बंद करेंगे। तो सबसे पहले आउटसाइडर लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स, तो यहाँ हमने ट्रांसफ़र करा बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपके हैं 50,400 रुपीज़ के। तो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में जो भी ट्रांसफ़र करने वाली एसेट लाइबिलिटीज़ थी हमने उनको ट्रांसफ़र कर दिया। रिज़र्व को ध्यान रहे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करके क्लोज़ करेंगे। अब देखते हैं इन एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का कैसे सेटलमेंट होता है। अब एक एक करके एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे और उनके सेटलमेंट को करेंगे। देखिए सबसे पहली एडजस्टमेंट आती है, फॉर द पर्पस ऑफ डिसोल्यूशन इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट 18,000 एंड ए टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट्स एट दिस वैल्यू। इन्वेस्टमेंट जो कि बुक वैल्यू 16,000 के थे, उनको डिसोल्यूशन के समय जब वैल्यू किया गया तो उनकी वैल्यू थी 18,000 और ए ने इन इन्वेस्टमेंट्स को इस वैल्यू पर टेक ओवर कर लिया। तो एसेट जब कोई भी पार्टनर टेक ओवर करता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट साइड में उस पार्टनर के कैपिटल के नाम से, तो यहाँ आएगा बाय एज कैपिटल अकाउंट, और आप ब्रैकेट में चाहें तो इन्वेस्टमेंट लिख सकते हैं जिससे कि आपको ध्यान रहे ये किस एसेट से रिलेटेड था। और ये इन्वेस्टमेंट 18,000 के वैल्यू किए गए थे और ए ने 18,000 की वैल्यू पर इसको टेक ओवर किया है। इसके बाद देखते हैं दूसरी बी पॉइंट, फिक्स एसेट्स रियलाइज 29,700 वेरेज स्टॉक एंड डेटर्स रियलाइज्ड 80,000। तो यहाँ पर एसेट्स का रियलाइजेशन के बारे में आपको दिया है कि एसेट्स में फिक्स एसेट्स जो थी वो 29,700 रियलाइज़ हुई हैं और डेटर्स आपको 80,000 के रियलाइज़ हुए हैं, स्टॉक एंड डेटर्स सॉरी। तो आपको इनसे कैश रिसीव हुआ है तो आप बाय कैश करके लिखेंगे क्योंकि ये किसी पार्टनर ने टेक ओवर नहीं किया है, और आप एक बार में ही बाय कैश लिखेंगे और टोटल अमाउंट जो है फिक्स एसेट्स का ये हो गया आपका फिक्स एसेट्स कितना हो गया आपका 29,700, और दूसरा है स्टॉक एंड डेटर्स, स्टॉक एंड डेटर्स ये है आपका 80,000 का, तो ये आ गया आपका 1,09,700 आपने यहाँ पर टोटल कैश में लिख दिया। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट सी पॉइंट है, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वर पेड ₹1300, यानी कि फर्म द्वारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे किया गया। तो यहाँ पर आएगा डेबिट साइड में टू कैश। अगर कोई पार्टनर का नाम दिया होता या पार्टनर द्वारा पे किए गए होते तो हम लिखते टू पार्टनर्स कैपिटल, लेकिन यहाँ पर कुछ कहा नहीं गया है तो इसका मतलब फर्म ने ही पे किए होंगे। तो टू कैश अकाउंट, और ये क्या है रियलाइजेशन एक्सपेंस, तो आप चाहें तो ऐसा इंडिकेट कर सकते हैं अंदर ही। तो अमाउंट कितना है इसका 1300। अब इसके बाद लिखा है क्रेडिटर्स अलाउड डिस्काउंट ऑफ 800, यानी कि आपके क्रेडिटर्स कितने थे 50,400 के जो कि आपने यहाँ ट्रांसफ़र करे थे। अब इन क्रेडिटर्स को 800 डिस्काउंट इन्होंने अलाउ किया और रिमेनिंग आपने उनको पे कर दिया। तो जब आप यहाँ पर उनको पे करेंगे तो टू कैश के नाम से लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्रेडिटर्स, और आपको टोटल कितना अमाउंट पे करना था क्रेडिटर्स को 50,400, जिसमें से आपको डिस्काउंट कितना मिल गया 800 रुपीज़ का उन्होंने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। तो ये 49,600 आपको क्रेडिटर्स को आपने पे किया होगा। इसलिए यहाँ पर क्योंकि लिखा है कि डिस्काउंट 800 है तो रिमेनिंग अमाउंट आपने उनको पे कर दिया होगा। अब इसके बाद ई पॉइंट पे चलते हैं। वन बिल रिसीवेबल फॉर 1500 अंडर डिस्काउंट was dishonored as the acceptor had become insolvent and was unable to pay anything and hence the bill had to be met by the firm। देखिए इस एडजस्टमेंट को थोड़ा सा समझेंगे। हमारे पास एक बीआर था जो कि कितने अमाउंट का था 1500 रुपीज़ का एक बीआर था। इस बीआर को हमने डिस्काउंटेड करा लिया था बैंक से, यानी कि हमने इसको बैंक को देके 1500 रुपीज़ का डिस्काउंट करा लिया। बिल आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में बिल ऑफ एक्सचेंज, तो हमारे पास कोई बीआर होता है तो हम बैंक से डिस्काउंट करा सकते हैं। तो हमारे पास ये बीआर था 1500 का जिसको हमने बैंक से डिस्काउंट करा रखा था।
अब ये बिल जो है वो डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड हो गया, क्यों डिसऑनर हो गया? क्योंकि जिसने ये एक्सेप्ट करा था वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया और बैंक को इस बिल का जो पैसा था वो नहीं मिल पाया। तो अब बैंक इस बिल का पैसा किससे वसूलेगा? बैंक फर्म से वसूलेगा। तो इस बिल का जो पेमेंट है वो किसके द्वारा किया गया? फर्म के द्वारा। लिखा है हैंस द बिल हैड टू बी मेड बाय द फर्म, यानी कि फर्म ने इस बिल को पेमेंट किया। तो फाइनली आप ये समझ गए होंगे कि ये 1500 फर्म के द्वारा पे किया गया है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में जो आप इसको लिखेंगे तो इसकी जर्नल एंट्री पहले मैं बता देता हूँ क्या बनेगी। इसकी जर्नल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि फ़र्म से कैश जा रहा है और ये फ़र्म के लिए एक प्रकार का नुकसान है। तो रियलाइजेशन में सारे नुकसान डेबिट साइड में आते हैं। तो आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं BR, जिससे कि आपको पता रहे ये किसके लिए आपने पे किया है, BR 1500। तो इस प्रकार आपने जो बिल रिसीवेबल जो पे किया था उसको आपने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया। अब देखिए इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट नहीं है और आपने सारी एसेट्स का जो भी सेटलमेंट आपको दिया था वो कर दिया। उसके बाद आपने एक लायबिलिटी ट्रांसफ़र करी थी इधर आउटसाइड, जो कि थी क्रेडिटर्स, और आप देख रहे हैं कि क्रेडिटर्स का भी सेटलमेंट हो गया। अब कोई आउटसाइड लायबिलिटी नहीं बची सेटल होने के लिए। अब बैलेंस शीट में आप देखें तो एक रिज़र्व और एक लोन टू ए, ये दोनों रियलाइजेशन में नहीं जाते। ये आप जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें आप डाल के इनको क्लोज करेंगे। तो रियलाइजेशन में आई थिंक और कुछ नहीं आएगा। चलिए अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। देखिए इसका जब आप क्रेडिट का टोटल करेंगे तो क्रेडिट का टोटल इसका ज़्यादा आएगा। क्रेडिट का टोटल आएगा 1,81,100, और यहाँ पर भी आप लिख देंगे 1,81,100। और जब इसमें से आप क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे तो इसमें आएगा लॉस बाय लॉस, और ये लॉस आएगा 3,000 रुपीज़ का। अब इस लॉस को आप जो भी तीनों पार्टनर्स हैं A, B एंड C, तीनों पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं। तो A को और B को और C को टोटल कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? करेक्ट, 1,000, 1,000 एंड 1,000। तो इस प्रकार आपने देखा कि रियलाइजेशन अकाउंट आपने बना लिया। तो अब रियलाइजेशन अकाउंट के बाद हम चलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की तरफ। तो देखिए मैंने आपके सामने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया है और रियलाइजेशन अकाउंट आपके सामने यहाँ पर ऊपर मैंने प्रेजेंट किया है, जो कि अभी अभी हमने बनाया था। अब स्टूडेंट्स आप एक बात गौर करिएगा कि हम लोगों ने जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया है हम उसी की मदद से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आसानी से बना पाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको एक तो क्वेश्चन में जो भी पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस दिए होते हैं बैलेंस शीट में, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा सिर्फ आपको रियलाइजेशन अकाउंट देखना होगा और आप अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कम्प्लीटली बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास दो साइड हैं, एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले आप पार्टनर्स के जो बैलेंसेस आपको दिए हैं, यहाँ पर A का बैलेंस दिया है 40,000, B का दिया है 25,000 और C का दिया है 15,000। आप पहले तो बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे बाय बैलेंस BD। ये आपने बैलेंस ट्रांसफ़र करा, A का 40,000, B का 25,000, C का 15,000। ये आपने बैलेंसिंग जो ओपनिंग बैलेंस था वो आपने ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसके बाद देखिए लायबिलिटी साइड में हमारे पास रिज़र्व है जिसको कि पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको क्रेडिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि ये प्रॉफिट का पार्ट है। तो बाय रिज़र्व्स करके आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रिज़र्व्स कितने अमाउंट का है? 12,000 का। और पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल। तो जब आप इसको इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4,000, 4,000 एंड 4,000, तीनों पार्टनर्स को इसका प्रॉफिट मिलेगा। अब इसके बाद हमें जो रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस हमने निकाला था उस लॉस को ट्रांसफ़र करना है। तो ये डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे टू रियलाइजेशन के नाम से।
टू रियलाइजेशन अकाउंट, आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं लॉस, और तीनों में आपने 1000, 1000 एंड 1000 ट्रांसफ़र कर दिया। अब बच्चों ध्यान दीजिए, आपके पास जो बैलेंस शीट में इंफॉर्मेशन थी जिसको कि आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था वो कर दिया, प्लस रियलाइजेशन का जो भी प्रॉफिट या लॉस था वो आपने पोस्ट कर दिया। अब इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना। अब बड़ा सिंपल सा आप एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि आपको बड़े आसानी से रियलाइजेशन अकाउंट देखकर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो भी बची हुई चीज़ें हैं वो इजीली पोस्ट करेंगे। अब आपको करना क्या होता है, अब आपको रियलाइजेशन अकाउंट देखना है। सबसे पहले आपने बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया, फिर अगर कोई रिज़र्व या कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस था वो बांट दिया, फिर उसके बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस लिख दिया। अब आपको करना क्या है, अब आपको रियलाइजेशन अकाउंट में देखना है। क्रेडिट साइड में अगर किसी भी पार्टनर की कैपिटल के नाम से कोई अमाउंट दिया है, यहाँ देखिए जैसे कि आपको बाय एस कैपिटल दिया है इन्वेस्टमेंट 18,000, जो कि ए ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किए थे। तो अगर किसी पार्टनर की कैपिटल के नाम से आपको कोई अमाउंट मिले तो आप यहाँ पर क्रेडिट में है तो आपको वो अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करना होगा। क्रॉस कनेक्शन होगा, आप ए के कैपिटल के नाम से रियलाइजेशन में क्रेडिट में है तो जब ए का कैपिटल बनाएंगे तो उसमें वही अमाउंट रियलाइजेशन के नाम से टू रियलाइजेशन अकाउंट, आप चाहें तो लिख सकते हैं ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट, और किसका नाम से, ए के नाम से, तो ए के कैपिटल अकाउंट में आप 18,000 रुपीज़ लिख देंगे। और देखिए बी एंड सी के नाम से कुछ भी नहीं है रिमेनिंग, और भी कोई बी कैपिटल या सी कैपिटल रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में कहीं पे भी नहीं है, तो बी और सी के डेबिट साइड में कुछ नहीं जाएगा। ऐसे ही आपको देखना है कि रियलाइजेशन के डेबिट साइड में अगर किसी पार्टनर के कैपिटल के नाम से कोई अमाउंट दिया है तो आपको उसे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्रेडिट साइड में, सॉरी डेबिट साइड में किसी भी पार्टनर की कैपिटल के नाम से कोई अमाउंट नहीं दिया तो आप यहाँ पर क्रेडिट में और कुछ ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। और वैसे भी आप देखना चाहें तो केवल ए एक ऐसा पार्टनर था जिसने एक एसेट टेक ओवर करी थी, उसका आपने कैपिटल को रिड्यूस करते हुए उसको अकाउंट को डेबिट कर दिया। या तो आप ऐसे समझ सकते हैं या फिर आप सीधे क्रॉस में देखिए, रियलाइजेशन के क्रेडिट में अगर किसी पार्टनर कैपिटल का नाम है तो वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में टू रियलाइजेशन के नाम से, और अगर रियलाइजेशन के डेबिट में है तो वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में रियलाइजेशन के नाम से। अब इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए, अब यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब इसके बाद बैलेंस शीट में एक लोन टू ए और दे रखा है एसेट साइड में, यानी कि फर्म के द्वारा ए को लोन भी दिया गया था। तो जब फर्म के द्वारा किसी पार्टनर को लोन दिया जाता है तो फर्म क्या करती है, उस लोन को उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके क्लोज करती है, और जो उसका कैपिटल अकाउंट है उसको उस लोन के अमाउंट से रिड्यूस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो लोन टू ए है, जब आप इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे तो देखिए ये बनेगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए की कैपिटल में आप इसको डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे, टू एज लोन अकाउंट, जितने का भी लोन था आपने उसको 10,000 रुपीज़ का लोन था, आपने उसको ए के कैपिटल के डेबिट साइड में डाल के ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ लिखेंगे टू एज लोन अकाउंट, और अमाउंट कितना है यहाँ पे 10,000। तो इस प्रकार आपने इसका लोन सेटल कर दिया। फर्म ने ए को लोन दिया था और फर्म ने उस लोन को कैपिटल में से रिकवर कर लिया पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस करके। चलिए, तो अब इसके बाद और कुछ इसमें नहीं बचता जो कि पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाए। अब इसका बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। देखिए यहाँ पर आप जब बैलेंस निकालेंगे तो क्रेडिट साइड का तीनों पार्टनर्स का जो टोटल है वो ज़्यादा आएगा। तो देखिए सबसे पहले ए का टोटल आता है 44,000, बी का टोटल आएगा 29,000 और सी का टोटल आएगा 19,000। इसको आप डेबिट साइड में भी लिख लेंगे 44,000, 29,000 और 19,000। ध्यान दीजिए, जब हम डिसोल्यूशन के समय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं
तो जो बैलेंसिंग फिगर आती है वो या तो कैश पेमेंट टू पार्टनर होता है या फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर होगा। तो अगर बैलेंसिंग फिगर आपका डेबिट साइड में आता है यानी कि क्रेडिट बैलेंस आता है, तो आप बैलेंस सीडी के नाम से ना लिख के उसको कैश या बैंक अकाउंट के नाम से लिखेंगे। अब ये कैसे निर्धारित करें कि कैश लिखना है या बैंक लिखना है? आप एसेट साइड में देख सकते हैं, यदि आपको कैश का बैलेंस दिया है तो आप कैश लिखिए, यदि बैंक का बैलेंस दिया है तो आप बैंक लिखिए, यदि दोनों दिए होते तो आपकी मर्जी होती है, आप कुछ भी लिख सकते थे। अब इसके बाद बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा उसको आप कैश के रूप में दिखाएंगे। देखिए तीनों पार्टनर्स का जो बैलेंसिंग फिगर है वो डेबिट साइड में आएगा। ए का आएगा 15,000, बी का आएगा 28,000 और सी का आएगा 18,000। इट मीन्स इट इज़ अ बैलेंसिंग फिगर। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ बैलेंसिंग फिगर, और ये अमाउंट जो है 15,000, 28,000 एंड 18,000, दिस अमाउंट विल बी पेड बाय फर्म टू द पार्टनर। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको, इट इज़ अ कैश पेमेंट टू बी मेड टू द पार्टनर्स। ओके, तो यहाँ पर हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन के तैयार हो गया। आप इससे पहले वाले चैप्टर्स में सब जगह यहाँ पर टू बैलेंस सीडी लिखा करते थे, क्योंकि वहाँ हम बिज़नेस आगे कैरी ऑन करते हैं, बट यहाँ बिज़नेस ख़त्म हो रहा है तो पार्टनर्स की कैपिटल वापस की जाएगी, इसीलिए यहाँ टू कैश लिखा गया है। ये डिफरेंस है। चलिए अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसका लास्ट जो अकाउंट है कैश अकाउंट वो हम बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कैश अकाउंट बनाने के लिए आपको रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दोनों की हेल्प से आप कैश अकाउंट को इजीली बना पाएंगे, इसलिए मैंने इस स्लाइड में रियलाइजेशन अकाउंट भी प्रेजेंट किया है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी प्रेजेंट किया है। तो देखिए सबसे पहले आपको कैश अकाउंट में दो साइड होती हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट में पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो कैश अकाउंट का बैलेंस है 3,700 वो आपको लिखना है डेबिट साइड में, क्योंकि कैश एसेट है तो डेबिट बैलेंस होता है ओपनिंग। तो टू बैलेंस BD करके आप ये जो ओपनिंग बैलेंस है 3,700 ये आप यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आप चाहें तो क्वेश्चन को हटा सकते हैं, आप बिना क्वेश्चन देखे केवल रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ही आप कैश अकाउंट को इजीली बना सकते हैं। अगर आपने रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल सही बनाया है तो कैश अकाउंट आप इजीली सही से बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे। अब आपको करना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आपको जो भी अमाउंट कैश के नाम से दिखता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक ये अमाउंट है टू कैश 1,300, दूसरा ये अमाउंट है टू कैश 49,600 और तीसरा ये अमाउंट है टू कैश 1,500। तो ये तीन अमाउंट आपको यहाँ दिख रहे हैं जो कि रियलाइजेशन के डेबिट साइड में कैश के नाम से हैं। यही तीन अमाउंट आपको कैश अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं क्रेडिट साइड में, और किसके नाम से, बाय रियलाइजेशन के नाम से। तो आप चाहें तो तीनों को अलग अलग कर सकते हैं, जैसे कि पहला अमाउंट है 1,300 तो बाय रियलाइजेशन 1,300। इसके बाद दूसरा अमाउंट है बाय, इसको भी आप रियलाइजेशन के नाम से ही लिखेंगे। आप चाहें तो तीनों को एक साथ भी लिख सकते हैं टोटल करके। देखिए टू कैश क्रेडिटर्स वाला कितना है 49,600, तो 49,600। फिर एक और अमाउंट है कैश के नाम से 1,500 रुपीज़ का, तो बाय रियलाइजेशन 1,500। आप चाहें तो तीनों को टोटल करके भी एक साथ लिख सकते थे बाय रियलाइजेशन के नाम से। अब ऐसे ही आपको देखना है रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में कैश के नाम से क्या क्या अमाउंट दिया है। तो देखिए बाय कैश के नाम से आपने एक अमाउंट को यहाँ क्रेडिट करा है 1,09,700, इसको आपको डेबिट यहाँ क्रेडिट में लिखा है तो कैश अकाउंट में यहाँ पर आपको डेबिट में लिखना है टू रियलाइजेशन के नाम से, क्योंकि आपने रियलाइजेशन अकाउंट से आप यहाँ इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। 1,09,700 ये टोटल अमाउंट है जो कि रिसीव हुआ था एसेट्स से, और जो आपने यहाँ रियलाइजेशन में
डेबिट में लिखा था जो कि पे किया गया था, वो आपने कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखा। और आप अगर कैश अकाउंट के रूल जानते हैं तो जो भी पैसा आता है वो डेबिट और जो जाता है वो क्रेडिट। तो ये पैसा जो 1,09,700 एसेट्स को सेल करके आया था, और ये पैसा 1,300 प्लस 49,600 प्लस 1,500 ये आपने पे किया था लाइबिलिटीज़ के लिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए, और जो BR आपने पे किया उसके लिए। अब रियलाइजेशन में और कहीं पर भी कोई कैश का अमाउंट नहीं दिया हुआ, तो हमारा रियलाइजेशन का काम पूरा हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं पार्टनर्स कैपिटल पे। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल में आपको कैश कहाँ दिया हुआ है, एक ही खाली यहाँ पर आपको अमाउंट दिया हुआ है कैश के नाम से, जो कि तीनों पार्टनर्स का बैलेंसिंग फिगर आया था। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आपका डेबिट साइड में आया था 2 कैश करके, तो ये आपको यहाँ पर कैश अकाउंट में कैश अकाउंट में बाय पार्टनर्स की कैपिटल के नाम से क्रेडिट में लिखना है। तो देखिए ए का कितना था 1,500, तो बाय एस कैपिटल 15,000। नाउ बी के कैपिटल का बैलेंस आया था 28, तो बाय बीस कैपिटल। देखिए यहाँ कैश के नाम से लिखा है इसलिए मैं कैश अकाउंट में डाल रहा हूँ, और यहाँ डेबिट साइड में है, यहाँ पर ये डेबिट साइड में है, इसीलिए मैं इसको क्रेडिट साइड में लिख रहा हूँ। और आप वैसे भी समझ सकते हैं कि ये अमाउंट फर्म के द्वारा पार्टनर्स को दिया जाएगा, तो जब कैश दिया जाएगा तो ऑब्वियसली कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही आएगा। तो बाय 20 कैपिटल कितना है 28,000, और इसके बाद बाय सीज कैपिटल ये आएगा आपका 18,000। तो इस प्रकार आपने पार्टनर्स कैपिटल में भी जो कैश के नाम से लिखा था उसको कैश अकाउंट में डाल दिया। अब हमारे पास और कुछ नहीं बचता, आपने रियलाइजेशन से जो भी कैश की एंट्रीज थी वो कैश अकाउंट में डाल दी, पार्टनर्स कैपिटल में से जो कैश की एंट्रीज थी वो भी आपने कैश अकाउंट में डाल दी। अब आपको कैश अकाउंट का टोटल लगाना है। तो जब कैश अकाउंट का आप टोटल लगाएंगे तो इसका दोनों साइड का इक्वल आएगा, जो कि आएगा 1,13,400। तो मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ 1,13,400, और यहाँ पर भी इसका क्रेडिट साइड का टोटल भी यही आएगा 1,13,400। तो अगर हमारे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट का टोटल इक्वल आ जाए, इसका मतलब हमने सबको सेटल कर दिया, जो भी कैश आया था वो पेमेंट हो गया, पार्टनर्स में जो भी कैश आना था वो आ गया, जो जाना था वो चला गया। अब फर्म के पास कुछ भी कैश नहीं बचा, और कैश अकाउंट का इक्वल आना ये इस बात का संकेत है कि अब हमारे पास कोई भी एसेट नहीं बची, कोई भी कैश नहीं बचा, पार्टनर्स की कैपिटल भी सेटल हो गई और हमारी फर्म डिज़ोल्व हो गई। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में हमने सारे अकाउंट्स को सेटल किया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8 नंबर में। तो आई होप कि आपको आज का क्वेश्चन क्लियर होगा। आज का जैसा हमने क्वेश्चन कराया आप वैसे ही क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अपने जो भी डाउट्स हैं हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और आगे हमारे चैनल पे वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।